जब आ गए जंगे मैदान तो धार क्या और मझधार क्या, चलो उठो और तय करो सफर, अब हार क्या और जीत क्या। अगर दोस्तों आपने ये ठान लिया है कि कामयाबी हमें 2023 में पाना है, तो दोस्तों ये जो आपके अंदर जिद है ना दोस्तों, अब ये आपको ना हार की चिंता है और ना ही जीत की चिंता है। बस आपको दोस्तों मेहनत करना है और कामयाबी को गले लगाना है। बस उसी के उद्देश्य से दोस्तों मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर। और ये यूपीपीसीएल का 2019 के द्वारा दोस्तों जो शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ था 24 जनवरी 2019 को, उसी पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो मैं आपके लिए दोस्तों प्रश्न डिजाइन करके लाया हूं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों का मैं केवल आपको सही आंसर टिक नहीं कराने वाला हूं, इसका पोस्टमार्टम भी हम आपके साथ मिल करके करने वाले हैं। तो शिद्दत से इस क्लास को देखिएगा, यह क्लास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए है। तो नोटबुक उठा लीजिए और दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन बन चुका है 21 नंबर का। पढ़िएगा क्वेश्चन को कि एमजी सेट सिस्टम को किस कन्वर्जन के उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है ना। जो आपका एमजी सेट है दोस्तों उसके बारे में पूछा गया था और जो बोर्ड ने आंसर किया था दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यही दोस्तों बोर्ड ने इसी को सही आंसर माना था। लेकिन इसका यूज कहां कहां पर आप कर सकते हैं ये आप सुनने वाले हैं। देखना जो आपका एमजी सेट होता है ना, कौन सा सेट दोस्तों, जो आपकी एमजी सेट है ना, इस एमजी सेट से आप क्या कर सकते हैं, एसी पावर को, किसको, एसी पावर को आप डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो या फिर दोस्तों डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो, ये दोनों काम कर सकता है आपका एमजी सेट। ध्यान रखना दोस्तों एसी को डीसी में भी और डीसी को एसी में भी ये कन्वर्ट कर सकता है, इतना पावरफुल एमजी सेट होता है। अगर आपसे दोस्तों ऑप्शन में ये कह देना कि नियत मान वाली एसी, नियत आवृत्ति वाली, ध्यान से लिखना दोस्तों, नियत आवृत्ति वाली अगर कोई एसी है ना, एसी पावर है, इसको अगर हम परिवर्तित मान वाली एसी पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, परिवर्तित आवृत्ति वाली एसी में अगर हमें परिवर्तित करना है तो भी दोस्तों हम इसी के माध्यम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि निम्न आवृत्ति, है ना, नोट कीजिएगा, निम्न आवृत्ति एसी को हम उच्च आवृत्ति एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम दोस्तों इसी के द्वारा संभव है ना, सारे काम इसके द्वारा आप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप सिंगल फेज एसी को, सुनना, सिंगल फेज एसी को अगर 3 फेज एसी में बदलना है तो भी दोस्तों आप इसी एमजी सेट के द्वारा आप इन सभी कामों को कर सकते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो, डीसी को एसी में, या नियत आवृत्ति वाली एसी पावर को परिवर्तित आवृत्ति वाली एसी पावर में, या फिर निम्न आवृत्ति वाली एसी पावर को उच्च आवृत्ति वाली, या फिर एसी सिंगल फेज एसी को 3 फेज एसी में, ये सारे काम किसके हैं, तो ये सारे काम है दोस्तों आपके एमजी सेट के, है ना। तो इसका जो आंसर बोर्ड ने माना था वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुनना, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कहूं कि अगर एमजी सेट है दोस्तों इसमें से मोटर कौन सा होता है, तो लिखना मोटर इसमें इंडक्शन मोटर होगी। ध्यान से लिख लेना दोस्तों, कौन सी मोटर होगी, इंडक्शन, या फिर दोस्तों सिंक्रोनस मोटर, कौन सी, सिंक्रोनस मोटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर जनरेटर के बारे में कभी पूछ लें दोस्तों तो लिखना शंट जनरेटर इसमें काम में लिया जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप इन सभी को नोट कर लेना। और हो सके दोस्तों जितना आप शेयर कर सकते हैं इस क्लास को शेयर करना और अपने दूसरे मित्रों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन है 22, डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों फील्ड और आर्मेचर में से किसी एक को परिवर्तित करने के लिए करके। अब दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पॉइंट रखता हूं ना जो कभी नहीं भूलेगा आपको। देखना ये 2 वाइंडिंग है, ये कितनी वाइंडिंग है दोस्तों, ये 2 वाइंडिंग है ना, ये पहली वाइंडिंग और ये है इसकी दूसरी वाइंडिंग। इसको मैं फील्ड वाइंडिंग नाम दे देता हूं। सुनना दोस्तों, ये है फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पर ये है आपका
ये है आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पर आपकी सप्लाई है, ठीक ना। यहाँ पर फेस यानी कि ये है आपका पॉजिटिव और ये है आपका निगेटिव। तो दो यहाँ पर सप्लाई, एक सप्लाई है 2 तार वाली। तो इसको जब आप मोटर को, मान लीजिए ये पूरा मोटर है, ये क्या है, मोटर है, ये है मोटर का टर्मिनल बॉक्स। जब यहाँ से आप सप्लाई देते हैं ना, तो ये जो सप्लाई है ना दोस्तों, ये दोनों जगह जाती है। कहाँ कहाँ जाती है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यानी कि यही सप्लाई आपकी आर्मेचर वाइंडिंग में भी आएगी, यही सप्लाई आपके फील्ड वाइंडिंग में भी आएगी। सुनना, अगर इसके घूमने की डायरेक्शन को बदलना है ना प्यारे दोस्तों, तो आपको या तो आर्मेचर का कनेक्शन चेंज करना होगा या फिर फील्ड का कनेक्शन चेंज करना होगा। दोनों में से एक टाइम पर, वन टाइम में वन फील्ड वाइंडिंग का ही आप, वन वाइंडिंग का ही आप कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को बिना परिवर्तित किए, ये गलत है। फील्ड और आर्मेचर में से दोनों को परिवर्तित करके, फील्ड और आर्मेचर में से किसी एक को परिवर्तित कर देना, आपका दोस्तों मोटर की जो घूमने की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों को कभी एक साथ चेंज नहीं करना है, नहीं तो मोटर के घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, है ना, ये है आप। तो देखिए, अगर आपको कोई यहां से भगाता है इधर और आप इसमें मान लीजिए 500 मीटर दूरी तक आप भागते हैं, ठीक। अगर यहां पर कोई दूसरा आदमी खड़ा है और ये आपको इधर भगाता है, तो आप फिर से 500 मीटर तक इधर अगर भागेंगे तो बताइए आप कितना भागे। कुल मिलाकर आप कुछ नहीं भागे, आप भागे तो बहुत लेकिन कुछ नहीं भागे, क्योंकि पहुंच गए आप फिर से वहीं पर। बस वही है दोस्तों, अगर दोनों को आप चेंज कर देते हैं तो इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही इसका दोस्तों एक कॉन्सेप्ट था जो आपके नोटबुक तक पहुंच गया होगा। बस देखना, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 क्या कह रहा है, बड़ा इजी सा सवाल है ना, कि हमारे भारत यानी कि इंडिया में उत्पन्न किए गए शक्ति की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है। बड़ा इजी सा सवाल है और ऐसे सवाल ना आपके फेवर में खड़े होते हैं माय डियर। 50 हर्ट्ज है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन इसके पीछे का दोस्तों जो कहानियां है वो कहानी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इंडिया की फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि ब्रिटेन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये लिखना 50 हर्ट्ज ब्रिटेन की भी है। अगर मैं कहूं यूरोप का कितना है, तो यूरोप का भी माय डियर 50 हर्ट्ज इसकी भी फ्रीक्वेंसी है। और आपको दोस्तों इंडिया के बारे में तो क्वेश्चन ही बना है ना, तो 50 हर्ट्ज इसका भी होगा। तो ये सब दोस्तों नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों यूएसए का बताइए, तो लिखना 60 हर्ट्ज है यूएसए का। तो यूएसए का दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वहां पर पावर जनरेट हो रहा है ना, उसकी 60 हर्ट्ज सप्लाई होती है और हमारे इंडिया, यूरोप और ब्रिटेन की 50 हर्ट्ज होती है। ऐसा भेदभाव क्यों होता है, तो सुनना, जो हमारे दोस्तों जो इंडिया है ना, इंडिया क्या था कि पहले दोस्तों गुलाम हुआ करता था। देश तो हमारा था लेकिन शासन काल साले यूरोपियों का था और ब्रिटेनियों का था। इन्होंने अपने भारत देश में क्या किया दोस्तों, शासन काल किया। तो उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी थे ना, इन्हीं के द्वारा बिल्डअप किया हुआ टेक्नोलॉजी था। तो ये अपना टेक्नोलॉजी जो खुद का तैयार किए थे, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो यूरोप हो, इन्होंने दोस्तों एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया था कि जिसके द्वारा, जिसको यूज करके ये पावर जनरेट करते थे ना, तो 60 हर्ट्ज का पावर जनरेट हुआ करता था, ठीक है। तो जब इनका शासनकाल दोस्तों खत्म हो गया, ये साले छोड़ के जब भाग गए, तो जब इंडिया आया, तो इंडिया का आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे क्या परिस्थिति रही होगी, है ना। बहुत नाजुक परिस्थिति थी। इसलिए अगर इंडिया अपना खुद का डेवलप करना चाहता है, अगर दोस्तों अपना टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होती, बड़े बड़े दोस्तों इंजीनियर्स की जरूरत होती, जो उस टाइम पर दोस्तों इन सभी की कमी थी। तो उन्होंने सोचा इंडिया वालों ने कि क्यों ना हम इन्हीं के टेक्नोलॉजी द्वारा हम फिर से पावर बिल्डअप करना स्टार्ट करें। तो पावर दोस्तों जो उत्पन्न कर रहे हैं हम ना, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली हम पावर बना रहे हैं। तो यही कहानी है दोस्तों इन सभी के पीछे। अगर हम इनके टेक्नोलॉजी को यूज ना करते, फिर दोस्तों जितने भी हम इक्विपमेंट बनाते वो बड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते, उपकरण होते, और जो अल्टरनेटर के द्वारा जो हम पावर जनरेट करते हैं ना, उनमें भी दोस्तों उसके टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करना पड़ता है ना। तो ये रहा दोस्तों इन सभी के पीछे का लॉजिक। और ये जो हर्ट्ज है ये कहां से आया, ये दोस्तों हेनरिक हर्ट्ज, ये एक दोस्तों साइंटिस्ट थे। ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने दोस्तों
उन्हीं के नाम पर ये हर्ट्ज बना हुआ है ना। तो हर्ट्ज कहाँ से आया और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई, ये भी आपको पता चल गया। बढ़िएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26 है कि एलटी लाइन, सुनना, एलटी लाइन की जो मानक वोल्टेज रेटिंग सीमा है वो कितनी है, तो वो दोस्तों 1100 वोल्ट। वो कितनी है, 1100 वोल्ट। इसको हम 1.1 किलो वोल्ट भी कह सकते हैं। कितना, इसको हम 1.1 किलो वोल्ट भी कह सकते हैं। 1.1 किलो वोल्ट बराबर 1100 वोल्ट, ये दोनों सेम ही है। लेकिन दोस्तों एक होता है एलवी लाइन, सुनना, एक होता है एलवी लाइन, ये 250 से लेकर के 600 वोल्ट एसी लाइन में ये होती है। एलवी लाइन किस में होती है, एलवी एसी में होती है। और एलटी जो है ना दोस्तों, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ये कौन सी लाइन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। और ये क्या है दोस्तों, ये सर्विस लाइन है। 250 वोल्ट कौन सी लाइन है, ये सर्विस लाइन है ना। ये कौन सी लाइन है, सर्विस लाइन, जो सिंगल फेज की सर्विस लाइन है जिसको हम यूज करते हैं। तो ये है एलवी अलग होता है और एलटी अलग होती है। और जो आपका एलटी है उस तो 1100 वोल्ट यानी कि 1.1 किलो वोल्ट के लिए इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों अगर पूछे इन दोनों में समानता क्या है, एलवी और एलटी में समानता क्या है, तो एक पॉइंट नोट करना दोस्तों, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग की जाती है ना वो दोस्तों आरसीसी पोल से किया जाता है। किससे, आरसीसी पोल से किया जाता है। और इस पोल की जो हाइट होती है दोस्तों वो लगभग 60 फीट इसकी हाइट होती है। आरसीसी पोल की जो हाइट होती है दोस्तों, ये वाली जो हाइट होती है, इसकी टोटल हाइट कितनी होती है, तो इसकी टोटल हाइट होती है 60 फीट, इसकी टोटल हाइट होती है। ये ध्यान रखना, 60 फीट वाली आरसीसी पोल, चाहे आपको एलटी लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे एलवी लाइन जो सर्विस लाइन होती है उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 60 फीट वाली आरसीसी पोल आपको इस्तेमाल करना होगा। तो आंसर देखिए आपके सामने खड़ी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा हूं दोस्तों, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। 25 तक आप पहुंच चुके हैं। एलटी और एसटी, दोबारा वही क्वेश्चन आया है, सुनना, जो आपका एलटी है और एसटी लाइन पर कार्य निर्वहन करने वाले टेक्नीशियन के पास क्या होना अनिवार्य है। ये दोस्तों एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना। मैरिज सर्टिफिकेट, अरे भैया यहाँ शादी ब्याह थोड़ी चल रही है। मैरिज सर्टिफिकेट ना भाई ना, बर्थ सर्टिफिकेट ना भाई ना, आधार कार्ड सर्टिफिकेट ना भाई ना, वायर सर्टिफिकेट, यही होना आवश्यक है। सुनना, जब भी आप दोस्तों कोई स्टैंडर्ड लेवल का काम करते हैं ना तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है ना। अगर आप कहेंगे ना कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप कहेंगे मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, तो कोई नहीं मानेगा। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो दोस्तों हर कोई मानेगा। इसी प्रकार से एलटी और एसटी लाइन पर काम करना है तो वायरमैन का सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। और सुनना, जब आप दोस्तों वायरमैन का सर्टिफिकेट आप भी बनवा सकते हैं। अभी आप टेक्नीशियन नहीं है, फिर भी इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि वायरमैन का सर्टिफिकेट होगा ना, तो जब भी आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे फॉर्म ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको दोस्तों यहां पर छूट मिलता है कुछ परसेंट। ये भी दोस्तों आपके लिए जरूरी था, है ना। तो वायरमैन का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यही है दोस्तों। अब देखिए जो एलटी लाइन है इसमें तो आपने देख लिया एलटी में कितना है 1100 वोल्ट, और जो आपका एचटी लाइन है ना, जो आपका एचटी है ये 11000 वोल्ट। ये अंतर है दोनों में, ये क्या है, अंतर है। लेकिन जब भी आप 11000 वोल्ट से आगे की वोल्टेज वाली लाइन में बढ़ते हैं ना तो फिर आरसीसी पोल नहीं दोस्तों, फिर कौन सा पोल आता है, आपका स्टील वाली पोल आ जाती है। कौन सी, स्टील या फिर जीआई की पोल, है ना। स्टील या जीआई के पोल के द्वारा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे दोस्तों 33 केवी है ना, 33000 वोल्टेज को आप आरसीसी पोल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान से सुनना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वायरमैन का सर्टिफिकेट होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, एलटी और एसटी लाइन पर जब भी आप काम करेंगे ना तो आपके पास सेफ्टी शूज होना आवश्यक है, सेफ्टी बेल्ट होना आवश्यक है, या फिर दोस्तों आपके ऊपर जो क्या कहते हैं उसको हेलमेट पहनना आवश्यक है। ये सब दोस्तों हैंड ग्लव्स वगैरह ये सब दोस्तों आवश्यक हो जाता है ना। तो जब आप वायरमैन का सर्टिफिकेट लेकर के टेक्नीशियन का काम करेंगे एसटी और एलटी लाइन पर, ये सब कुछ दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि प्रतिदीप्त की, सुनना, प्रतिदीप्त की यूनिट बनाई गई है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जो प्रतिदीप्ति है ना दोस्तों, इसकी जो यूनिट है ये बनाई गई है, क्या बनाई गई है, लक्स को बनाई गई है। इसकी यूनिट कौन सा इसकी यूनिट है, लक्स इसकी यूनिट है। लेकिन मैं इतना ही नहीं दोस्तों, और भी आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो सुनना आप कि जो इल्यूमिनेशन होता है ना, जो इल्यूमिनेशन होता है इसकी दोस्तों फुट कैंडल भी इसकी यूनिट होती है। ये एक नई जानकारी दोस्तों आप तक आज आपको पता चला कि फुट कैंडल इसकी यूनिट होती है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि 1 फुट कैंडल बराबर कितना होता है तो नोट कीजिएगा, 1 फुट कैंडल बराबर 10.76 लक्स प्रकाश होती है। कितना दोस्तों, इतना होती है, 10.76 लक्स प्रकाश यानी कि ब्राइटनेस 1 फुट कैंडल बराबर होता है। और एमकेएस प्रणाली में बिल्कुल नई नई चीजें बता रहा हूं दोस्तों, आप भागिएगा मत, है ना। एक सुनना, जो आपकी इसकी एमकेएस में भी यूनिट होती है वो होती है निट। वो क्या होती है दोस्तों, NIT निट होती है। और 1 निट बराबर होती है, सुनना, 1 निट बराबर 1 कैंडल, कितना, 1 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर प्रकाश होती है। इतना क्या होता है, इतना दोस्तों प्रकाश होता है। 1 निट बराबर 1 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। और जो आपकी एमकेएस यूनिट है ना, एमकेएस यूनिट से भी बड़ी, है ना, इससे भी दोस्तों बड़ी जो इल्यूमिनेशन की इकाई होती है वो होती है स्टिलब। क्या होती है, स्टिलब। और 1 स्टिलब बराबर, सुनना, 1 स्टिलब बराबर 10⁴ निट होती है। कितना, 10⁴ निट होती है। तो आप इसको नोट करना। ये सब दोस्तों आपके काम की चीज है और ये बहुत काम की चीज है। जो आप तक दोस्तों ये पहुंच गया, यही बहुत बड़ी बात है अपने में, है ना। सुनना, फुट कैंडल भी इसकी यूनिट मानी जाती है। 10.76 लक्स प्रकाश 1 फुट कैंडल बराबर होती है। और दोस्तों एमकेएस प्रणाली में भी इसकी यूनिट निट होती है। और निट, 1 निट बराबर 1 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। और एमकेएस से भी बड़ी यूनिट में जो आपकी इल्यूमिनेशन है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है स्टिलब। 1 स्टिलब बराबर 10⁴ निट। ये इसका क्या है, ये भी इसकी यूनिट है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एसी नेटवर्क में रिएक्टिव पावर को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है ना। किसके द्वारा आप इसको प्रदर्शित करते हैं रिएक्टिव पावर को, VI साइन फाई द्वारा। सुनना, जो आपकी साइन फाई है ना दोस्तों, ये किसकी है, ये रिएक्टिव पावर की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, ये रिएक्टिव पावर की यूनिट है। और जब एक्टिव पावर की यूनिट के बारे में बात करें तो ये कॉस फाई होता है ना, किसकी, एक्टिव पावर की। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोस्तों आपको पता चल गया होगा। ये है आपका एक्टिव पावर साइन फाई और रिएक्टिव पावर है ना। देखिए, एक रिएक्टिव पावर हो गई, ये एक्टिव पावर हो गई। साइन फाई और कॉस फाई कौन कौन से पावर की यूनिट है दोस्तों, ये आपने देख लिया। और सुनना, जो रिएक्टिव पावर ना, अक्सर हम किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, है ना। किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए हम रिएक्टिव पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों एक नई चीज आपके नोटबुक तक पहुंच गई है ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, रिएक्टिव पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए, है ना। और जो रिएक्टिव पावर है इसको हम साइन फाई के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, VI साइन फाई इसका करेक्ट आंसर है ना। देखिए, जो दोस्तों रिएक्टिव पावर किसको कहा जाता है, जैसे कि जो पावर स्टेशन है जहां से पावर बिल्डअप किया जा रहा है वो पावर ट्रांसफार्मर तक आती है। और जिस पावर को हम यूज करते हैं, इन दोनों पावर में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को कहा जाता है रिएक्टिव पावर। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णक है। बिल्कुल दोस्तों आपके फेवर में क्वेश्चन है ना, बेलनाकार घूर्णक। बिल्कुल दोस्तों तैयारी ऐसे करना कि सारे क्वेश्चन आपके कंट्रोल में होने चाहिए। और जिस दिन दोस्तों ऐसा हो गया ना, कसम से बता रहा हूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो जाएगा जब क्वेश्चन आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। अभी दोस्तों
क्वेश्चनों के कंट्रोल में आप हैं, है ना। क्वेश्चन जैसा चाह रहा है वैसे आपको घुमा रहा है, लेकिन एक दिन दोस्तों वो जरूर आएगा कि ये क्वेश्चन ना आपके कंट्रोल में होंगे। तो आंसर बेलनाकार घूर्णक रोटर है। इसका दोस्तों जो मिनिमम, सुनना, इसका जो मिनिमम पोल होता है ना वो कितना होता है, मिनिमम पोल तो वो 2 होते हैं मिनिमम पोल। अगर मैक्सिमम की बात किया जाए तो मैक्सिमम दोस्तों इसमें 8 पोल होता है। कभी दोस्तों कई बार ऐसे पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम पोल की गणना कीजिए, यानी कि मैक्सिमम पोल मानते हुए आप फ्रीक्वेंसी की गणना कीजिए, और पोल दोस्तों नहीं दिया रहता है एग्जाम में, तो मैक्सिमम आपको मानना है 8 और मिनिमम मानना है 2। और इसकी दोस्तों जो मैक्सिमम आरपीएम होती है ना वो 3000 आरपीएम होती है, यानी कि 1 मिनट में ये 3000 राउंड मारती है। और ये दोस्तों टर्बो, कहां पर, सॉरी, टर्बो अल्टरनेटर में इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं। जो एनटीपीसी, उदाहरण के लिए मान लीजिए एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं ना वहीं पर टर्बो अल्टरनेटर लगाए जाते हैं, और उन्हीं में इस प्रकार के रोटरों का इस्तेमाल किया जाता है। समुन्नत पोल घूर्णक जो होते हैं ना ये कौन से होते हैं, सेलिएंट पोल वाले होते हैं। और दोस्तों इसकी जो आरपीएम होता है ना बहुत कम होती है दोस्तों, लगभग 250 आरपीएम पर, यानी कि जो आपकी सीलिंग फैन है दोस्तों उस स्पीड पर ये चलती है। और एक बात सुनना, जो समुन्नत पोल घूर्णक होते हैं ना प्यारे दोस्तों, इनको हमेशा इस आकार में लगाया जाता है, यानी कि जिस आकार में आपकी सीलिंग फैन लटकी हुई होती है ना उसी आकार में लगाई जाती है, और जस्ट इसके ऊपर प्राइम मूवर लटकता है। यानी कि इसका दोस्तों जो एक एक पोल है ना इतना हैवी होता है कि जिस रूम पे बैठ करके अगर आप ये क्लास देख रहे हैं ना उस रूम के बराबर इसका एक पोल होता है, इसका एक पंखुड़ियां होती है इतनी बड़ी। और इसका निर्माण दोस्तों अपने एमपी का जो भोपाल में दोस्तों एक है ना बीएचएल नाम से प्लांट, वहां पर तैयार किया जाता है। और इसका दोस्तों जो इसको भेजते हैं ना वो भेजते कैसे दोस्तों, एक गाड़ी में एक ही इसका पोल आता है ना, तो एक गाड़ी में एक पोल आता है, इतनी बड़ी बड़ी इसकी पोल होती हैं। और दोस्तों सबसे अधिक इसी में पोल होते हैं, जितने अधिक पोल होंगे आरपीएम उतना ही डाउन होता जाता है। और हाइड्रो पावर प्लांट में दोस्तों ऐसे रोटर का प्रयोग किया जाता है, कहां पर, हाइड्रो पावर प्लांट में। ये भी दोस्तों सुनना, हाइड्रो पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी डबल केज रोटर जो है दोस्तों और सिंगल केज रोटर, ये पता है ये दोस्तों इंडक्शन मोटर के रोटर है। सिंगल रोटर जो होता है ना, सिंगल केज वाले रोटर, उसमें दोस्तों टॉर्क बहुत कम होता है, इसलिए टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल केज रोटर लगा देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों कंटेंट मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, और फिर दोस्तों आप लाइक भी करना। बस एक दोस्त मुझे एक खुराक देना, एक गोली देना दोस्तों, वो जो आपका एक गोली है ना दोस्तों मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और फिर दोस्तों जो जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आपको भी दोस्तों मजा आ जाएगा। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 29 को, क्या कह रहा है कि केबल के सबसे ऊपरी लेयर में लगे कवच की क्या विशेषता होती है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दोस्तों सुंदर सा देंगे हम। चोट से बचाव करने के लिए, किससे प्यारे दोस्तों, अगर आपको चोट से बचाव करना है तो आप इस, दोस्तों सुनिए, ये ना आर्मरिंग की बात कर रहा है, किसकी, ये आर्मरिंग की बात कर रही है। आर्मरिंग दोस्तों या तो स्टील की बनाई जाती है या फिर दोस्तों एल्यूमिनियम की भी बनाई जाती है। तो ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम हो या फिर हो स्टील, दोनों से आर्मरिंग, हम इस आर्मरिंग बना सकते हैं। और जो क्या होता है ना, केबल जो होती है दोस्तों, उस केबल के सबसे ऊपरी लेयर पर बिल्कुल पूरा लेयर बना होता है और वो कवर करके रखता है यांत्रिक चोट से बचाव करने के लिए। इसका इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, सुनना, जो दोस्तों समुद्र होता है ना, समुद्री संचार केबल में, कहां दोस्तों, समुद्री संचार केबल में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर दोस्तों पावर नेटवर्किंग में, कहां पर, पावर नेटवर्किंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर केबल डक्टिंग में, है ना, कई सारे दोस्तों यूज लिखा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। दोस्तों इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है ना, केबल डक्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों समुद्री संचार केबल में, पावर नेटवर्किंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या फिर अंडरग्राउंड सिस्टम लिखेगा, है ना,
भूमिगत लाइन में, कहां पर, भूमिगत सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए समुद्री संचार में क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए समुद्र में बहुत बड़े बड़े जीव हैं, मान लीजिए कि मछली है, बहुत बड़ी मछली है, अगर दोस्तों अगर उस केबल को हम सेफ्टी नहीं देंगे तो वो खा जाएगी उस केबल को, है ना। इसलिए सबसे ऊपरी वाले केबल के सबसे ऊपरी वाले लेयर पे हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, स्टील। तो स्टील को वो थोड़ी खाएगी, है ना। तो स्टील दोस्तों जो है ना उसको यांत्रिक रूप से सुरक्षा देती है और यही इन सभी स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो केबल है ना ये बड़ा महंगी केबल होती है, क्या होती है, बहुत महंगी होती है। प्रत्यावर्तित मशीन को किससे दर्शाया जाता है, बड़ा इजी सा सवाल है, इसका जो आंसर है ना वो होगा दोस्तों VA, है ना। V से हो जाएगा वोल्ट और A से हो जाएगा एम्पियर, ए से क्या हो जाएगी, एम्पियर, है ना। तो वोल्ट एम्पियर क्या है, इसकी यूनिट है। और इससे जो हमें आउटपुट में पावर निकलती है, सुनना, आउटपुट में जो हम पावर निकलती है हमेशा अल्टरनेटिव पावर हमें मिलती है ना, यानी कि AC करंट ये हमें देती है। और ये जो आपका किलोवाट है ना ये दोस्तों DC मोटर की यूनिट है, किसकी है, ये DC मोटर की यूनिट है। और ये जो AC है ये AC मोटर की यूनिट है, किसकी, AC मोटर की यूनिट HP में होता है। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि इसमें से HP या फिर किलोवाट कौन सा बड़ा है ना, ये बताइएगा। HP बड़ा होता है या फिर किलोवाट बड़ा होता है, बड़ा इजी सा इस क्वेश्चन है, आप इसको दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, AC और DC दोनों सप्लाई पर कार्य करने वाली एकमात्र मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों अब हम करते हैं पोस्टमार्टम। सुनना, जो AC और DC दोनों सप्लाई पर चलती है, भारत के द्वारा डिजाइन किया गया एकमात्र ऐसा मोटर जिसको हम सार्वत्रिक मोटर कहते हैं, यही है दोस्तों जो AC और DC दोनों पर चलती है। लेकिन सुन लेना दोस्तों, अगर हम इसको हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं इससे, तो कैसी सप्लाई से हमें चलाना होगा, AC सप्लाई से। किस प्रकार की सप्लाई से दोस्तों, AC सप्लाई से चलाएंगे तो सॉरी इसकी जो दक्षता होगी ना ये निम्न दक्षता होगी। AC से हमें निम्न दक्षता मिलती है और इससे हमें निम्न RPM भी प्राप्त होता है ना, निम्न RPM और निम्न दक्षता AC से प्राप्त होती है। अगर हम इसको DC सप्लाई से चलाते हैं, सुनना दोस्तों, DC सप्लाई से, तब जाके हमें हाई RPM देती है ना, हाई RPM के साथ ये चलेगी और हाई दक्षता के साथ भी चलेगी, है ना, हाई दक्षता। तो ये दोनों काम करवाना है अगर आपसे, तो आपको DC सप्लाई देना होगा, है ना, DC सप्लाई देना होगा। और इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं दोस्तों, आज के टाइम पे जो दहेज मिलती है ना, और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन दहेज में आपको दोस्तों सिलाई मशीन जरूर मिलेगी। सुनना, दहेज में दोस्तों सिलाई मशीन जरूर मिलती है। उसी सिलाई मशीन में एक मोटर लगी होती है जो दोस्तों सार्वत्रिक मोटर कहते हैं इसको। ये क्या है, सार्वत्रिक मोटर है, AC और DC दोनों सप्लाई पर ये चल सकती है, इतनी पावरफुल मोटर होती है। और जब आप DC पर इसको चलाते हैं ना, ये दोस्तों 40,000 RPM तक भी ये इसकी स्पीड चल सकती है ना, 40,000 RPM। जैसे ग्राइंडर वगैरह होते हैं ना, आपने देखा, आप उसको AC सप्लाई देते हैं फिर भी उतना स्पीड चलती है, DC देते तो आप सोच लीजिए कितना स्पीड चलता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 है, क्वेश्चन 32 है कि सीसा अम्ल बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा अच्छा आंसर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए लेड एसिड बैटरी के बारे में है और तनुगंधक अम्ल इसका आंसर भी होगा, जिसको हम H2SO4 कहते हैं। ये क्या है, ये दोस्तों इसका रासायनिक नाम लिख लेना दोस्तों, ये इसका रासायनिक नाम H2SO4। अगर मैं कहूं दोस्तों इस H2SO4 में एसिड कितना होता है, तो इसमें 25% होती है प्यारे दोस्तों एसिड और 75% होती है इसमें वाटर, यानी कि पानी। अगर मैं कहूं दोस्तों इसमें किस प्रकार का वाटर प्रयोग किया जाता है, तो लिखना दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर। कौन सी, डिस्टिल्ड वाटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये डिस्टिल्ड वाटर है दोस्तों, इसमें भी एसिड होता है। वो कितना होता है नोट करना। इसमें दोस्तों जैसे कि अगर 3 लीटर है ना, अगर इसमें 3 लीटर दोस्तों पानी मिलाएंगे तो इसमें 1 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा। यानी कि 3:1 का इसमें रेशियो होता है डिस्टिल्ड वाटर में। अगर 3 लीटर पानी तो 1 लीटर एसिड, अगर दोस्तों अगर 3 बूंद पानी तो 1 बूंद एसिड, ऐसे भी आप समझ सकते हैं।
तो ये रहा दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर, इसमें प्रयोग किया जाता है ना। और बाकी दोस्तों जो आपका लेड एसिड बैटरी है इसका लाइफ टाइम के बारे में पूछे तो लिखना दोस्तों, इसका जो लाइफ टाइम होता है ना वो लाइफ टाइम 2 से लेकर के 5 वर्ष, कितना 2 से लेकर के 5 वर्ष इसका क्या होता है, इसका लाइफ टाइम होता है, जीवन काल। ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी में दोस्तों ऑटोमोबाइल में भी कम यूज किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी महिंद्रा की एक कार लॉन्च हुई है, बहुत साल हो गया दोस्तों, बहुत 3-4-5 साल हो गया, उसमें ना लेड एसिड बैटरी को नहीं महत्वता दिया गया है, उसमें निकल कैडमियम बैटरी को महत्वता दिया गया है, क्योंकि दोस्तों 10 वर्ष से भी अधिक उसकी लाइफ टाइम होती है ना। अगला क्वेश्चन देखना बैटरी से ही संबंधित है, देखते हैं दोस्तों कितना बैटरी से क्वेश्चन आते हैं। लेड एसिड सेल में जो ऋणात्मक प्लेट है ना दोस्तों, इसकी संख्या पॉजिटिव की तुलना में कितना होता है, बड़ा इजी सा सवाल है ना। आंसर होगा +1, कंफर्म है, ±1 नहीं, +1 होगा, क्यों दोस्तों इसमें जो ऋणात्मक प्लेट है ना एक अधिक होता है पॉजिटिव प्लेट से। अगर मैं कहूं इन प्लेटों को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, इन प्लेटों को क्या बनाना है हमें, मजबूत बनाना है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हम एंटीमनी का प्रयोग करेंगे। किसका, एंटीमनी का। अगर मैं कहूँ दोस्तों सुनना मेरी बात को, कि जो एंटीमनी है ना वो किस प्रकार का मटेरियल है, तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो दोस्तों जिसको धातु तथा अधातु दोनों की श्रेणी में इसको रखा गया है। किस, धातु और अधातु दोनों की श्रेणी में एंटीमनी को रखा गया है, और मजबूत करता है ये ऋणात्मक और धनात्मक लेड एसिड बैटरी के प्लेटों को, ये मजबूत करता है। लाइफ टाइम के बारे में आपको पता चल गया। बाकी दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आता है लेड एसिड बैटरी से, और बहुत कुछ इसमें नहीं आता है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए करेक्ट आंसर है ना, ए सही आंसर है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर, एक मजेदार क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं चलिए, कि 34 नंबर का, सिलिकॉन और जर्मेनियम को पदार्थ के किस सीरीज में रखा गया है। ये दोस्तों ये क्या है, शुद्ध चालक है, शुद्ध अचालक है, शुद्ध अर्धचालक है, ये क्या है, शुद्ध अर्धचालक। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है दोस्तों, इसका आंसर हर कोई सही कर सकता है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं क्या बताने वाला हूं कि जो सिलिकॉन है दोस्तों ये एक कैसा मटेरियल है, सिलिकॉन किस प्रकार की मटेरियल है दोस्तों, एक सेमी कंडक्टर है ना। कौन सा है, सेमी कंडक्टर। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है, तो सेमी कंडक्टर है। और दोस्तों ये जो सिलिकॉन है ना इसका दोस्तों हम आईसी वगैरह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कहां पर, आईसी या फिर चिप दोस्तों इसी से बनाते हैं। हम क्यों बनाते हैं इसी से चिप, क्योंकि दोस्तों जो सिलिकॉन है ना ये दोस्तों ये -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी दोस्तों ये क्या कर सकती है, काम कर सकती है। सुनना दोस्तों, -60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि दोस्तों जहां पर बर्फ जम जाए इसके ऊपर ना फिर भी ये काम करती रहेगी, इतनी पावरफुल है। और ये दोस्तों ये प्लस का 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जिस सेंटीग्रेड पर मान लीजिए पानी खोलने लगता है ना उतना तापमान होगा, फिर भी ये काम करती रहेगी, इतना पावरफुल है दोस्तों ये सिलिकॉन मटेरियल। इसीलिए इससे हम अक्सर आईसी और चिप बनाते हैं। आप दोस्तों कभी डेस्कटॉप वगैरह चलाते होंगे या फिर लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल ही चलाते हैं दोस्तों, गर्मी के सीजन में मोबाइल का जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होता है कितना हीट हो जाता है ना। फिर भी देखिए अगर दोस्तों हम सिलिकॉन से नहीं बनाएंगे आईसी और चिप वगैरह, तो क्या होगा कि वो जो हीट है ना वो डैमेज कर देगा आपके आईसी को। और डैमेज से बचाने के लिए दोस्तों हम एक ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जो सिलिकॉन है, जो -60 डिग्री टेम्परेचर पर भी दोस्तों ये क्या करती है, ये वर्क करती है, और +150 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये वर्क करती है। इसलिए दोस्तों हम सिलिकॉन से आईसी और चिप बनाते हैं, जर्मेनियम से डायोड वगैरह बनाते हैं। और जब दोस्तों इनमें डोपिंग कर देते हैं ना तो दोस्तों ये फास्ट इसकी कंडक्टिविटी हो जाती है, इसकी चालकता कैसी होती है, फास्ट। और जर्मेनियम से दोस्तों हम क्या बनाते हैं, नोट कर लेना दोस्तों, डायोड वगैरह बनाते हैं जर्मेनियम से। किसी एसी नेटवर्क में फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11। बिल्कुल ऐसे सवालों में दोस्तों आपको ना बिल्कुल दोस्तों रत्ती भर आपको टाइम नहीं बिताना है। अल्टरनेट द्वारा उत्पन्न किया गया आवृत्ति की गणना कैसे की जा सकती है, एक फॉर्मूला है दोस्तों, NS बराबर 120 fs/p। ये जो सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र से बहुत कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। पोल ज्ञात कर सकते हैं, क्या आप पोल ज्ञात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। सुनना, आप इससे पोल हो या फ्रीक्वेंसी हो या फिर NS जिसको कहते हैं
सिंक्रोनस स्पीड, है ना, क्या, सिंक्रोनस गति, ये सब आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक सुंदर सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप नोट करना। आंसर दोस्तों क्या होगा, F बराबर P, सॉरी ये नहीं होगा, F बराबर PN बटा 120, है ना। 120 क्या है, तो ये है दोस्तों 3 फेज सिस्टम का दोस्तों फेज डिफरेंस। किसी इंसुलेटर के रूप में बिल्कुल दोस्तों अपने लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और धीरे धीरे दोस्तों हम पहुंच रहे हैं, और तब तक दोस्तों मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा जब तक कि दोस्तों 40 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए, है ना। किसे इंसुलेटर कहा जाता है, ये प्रश्न आपको बहुत कुछ देगा। देखिए कांच है दोस्तों इसका सही आंसर। देखिए एक ऐसा मटेरियल जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना दोस्तों वो फ्लो नहीं कर सकते, वही कहलाता है इंसुलेटर। और कांच के अंदर कुछ ऐसी विशेषता होती है, सुनना, जो पानी है ना दोस्तों ये अलग अलग वेराइटी की है ना। जो वाटर है ये दोस्तों अलग अलग वेराइटी के है। ये कितने वेराइटी होते हैं सुनना, एक है दोस्तों एक है पीने वाला पानी, है ना, एक होता है पानी पीने वाला। कौन सा, पानी पीने वाला। इसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है वो 800 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से, इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, इसमें करंट गति कर सकता है, ये नोट करना आप। फिर होता है दोस्तों एक खारा पानी, है ना, ये क्या होता है, खारा पानी। या फिर आप यूं भी लिखिए दोस्तों समुद्री पानी। कौन सी, समुद्री पानी। इसमें ना, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है, 50 मिलीसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, करंट का फ्लो होना। फिर सुनना, एक होता है दोस्तों बारिश का पानी। कौन सा, बारिश का पानी, है ना, बारिश का पानी। ये फिर दोस्तों बर्फ का पानी। किसका, बर्फ का पानी। यानी कि आपने देखा हो ना, बर्फ की सिल्ली बहुत बड़ी बड़ी होती है, और जब वो पिघल जाती है दोस्तों तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी बात कर रहे हैं तो दोस्तों वो 100 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से दोस्तों उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, है ना। तो ये बारिश का पानी, बर्फ का पानी, खारा पानी या समुद्री पानी, पीने वाला पानी। एक होता है दोस्तों आसुत जल। कौन सा होता है, उसको भी बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। जो आसुत जल, जिसको आप कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, इसमें दोस्तों 0.05 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से क्या होते हैं, जो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होते हैं, ये फ्लो होते हैं। तो ये याद कर लेना दोस्तों, पीने का पानी हो 800 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर, खारा पानी हो ये 50 मिलीसेकेंड दोस्तों, और बारिश का पानी हो, है ना, 100 माइक्रोसेकेंड। आसुत जल है वो दोस्तों कितना होता है, 0.05 माइक्रोसेकेंड प्रति सेंटीमीटर, है ना। वायर के बारे में अगर पूछे, देखिए सबसे बेस्ट वायर जो है ना वो है दोस्तों कॉपर, और कॉपर में 200 मिलियन मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सुनना कितना, 200 मिलियन दोस्तों, मीटर मत लिखना ना, 200 मिलियन मीटर। कितना, 1 मीटर की दूरी देखिए कितना होता है, इतना। 200 मिलियन कितना दूरी हो जाएगा, पता नहीं कितना किलोमीटर होगा। तो 200 मिलियन मीटर प्रति सेंटीमीटर की स्पीड से इसमें क्या होते हैं, प्रति सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कोरोना हानि को किसके माध्यम से कम किया जा सकता है, कंडक्टर के बीच दोस्तों समुचित गैप करके। आप देखते होंगे ना ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन है ना उसमें दोस्तों प्रॉपर तरीके से गैप मेंटेन किया जाता है ना। सीआरओ का पूरा नाम क्या होता है, ये दोस्तों कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम कहते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूं दोस्तों, जो कैथोड है ना, कैथोड से क्या एमिट होता है, तो दोस्तों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उन्हीं का उत्सर्जन होता है सीआरओ के अंदर। और सुनना, जो सीआरओ है ना दोस्तों, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का पूरा नाम है, इसमें 2 प्लेट होती है, एक होता है एक्स प्लेट और एक होती है दोस्तों वाई प्लेट, है ना। दोनों एक्स हो गया, वाई प्लेट। तो एक्स और वाई प्लेट इन दोनों में दोस्तों अगर आप डीसी सप्लाई देंगे ना तो जो इसका डिस्प्ले होता है ना उसमें दोस्तों एक डॉट का पैटर्न बनेगा। कैसा पैटर्न बनता है, डॉट का पैटर्न बनेगा। अगर यही दोस्तों हूबहू यही हो एक्स प्लेट
और एक है कौन सा वाई प्लेट, है ना, एक्स प्लेट और वाई प्लेट हो, और इनमें जब एसी सप्लाई देंगे तो अलग रिएक्शन करता है ना। जब इसका डिस्प्ले है ना दोस्तों, जो डिस्प्ले है इसमें लिसाजस पैटर्न तैयार होता है। कौन सा? लिसाजस पैटर्न तैयार होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, अगर एक्स वाई प्लेट में एसी है तो आंसर हो जाएगा लिसाजस का, और एक्स और वाई में डीसी है तो कौन सा आंसर यानी कि कौन सा पैटर्न बनेगा? तो वो डॉट का पैटर्न बनेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? ये पता चल रहा है कि जो डीसी है दोस्तों, डीसी का किसी भी प्रकार का पैटर्न ये नहीं दिखा सकती है, केवल एसी पर ही काम कर सकती है। ये रहा दोस्तों, आज हम अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है। किसी डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होता है किस क्रम में जुड़ी होती है? ये आर्मेचर के सीरीज क्रम में जुड़ी होती है। बड़ा कॉमन सा सवाल था यार, बड़ा आंसर इसका भी बड़ा कॉमन सही है और सवाल भी दोस्तों बड़ा कॉमन सा था। तो ये रहा आज का टोटल 40 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों इन सभी का दोस्तों जो कंसेप्ट मैं तैयार करके लाया था, मटेरियल, वो सब आपके नोटबुक तक डिलीवर कर दिया। अब बताइए दोस्तों ये क्लास कैसा लगा आपको, और इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करिए, ऑफलाइन ही कमेंट करिए और बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है कि जिस उम्मीद से आप इस क्लास में आए होंगे ना, वो उम्मीद है दोस्तों, उस उम्मीद पे मैं खरा उतरा होऊंगा, ऐसा मुझे दोस्तों विश्वास है ना। बस इसी प्रकार से दोस्तों रोजाना आना इस चैनल पर और इतना कंटेंट लेकर जाना कि आपकी दोस्तों अगर 1 महीने तक यही कंटेंट दोस्तों मैं आपको लगातार देता रहूं ना, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा कि बस हम कामयाबी की राह पर चल चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों रोजाना आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को दूसरे मित्रों तक शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कंटेंट पसंद आई होगी तो चैनल को एक लाइक करिए। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए अंदाज में, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।